everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to solve Aligarh Muslim University sociology paper for MA 2016 का पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और 2015 का पेपर हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि आज के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2015 से मैच होते हैं। अच्छा, 2016 के बाद से जो पेपर्स हैं लाइक 17, 18, 19 वो सब मेरे पास नहीं है, तो हम लोग 2021 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपके पास हो पेपर 17, 18, 19, 20, ये 4 पेपर अगर आपके पास हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। लास्ट में मैं अपना पर्सनल टेलीग्राम भी शेयर करूँगी, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसे भी चैनल पर सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं सॉल्यूशंस जो देती हूँ मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। I am your educator Bharvi Bharadwaj. If you are watching me for the first time, so I teach sociology on this platform for various exam like CUET PG, NET exam, GATE exam. Now I am starting the courses for CUET UG also. तो sociology के लिए one stop solution है ये channel. And this telegram is very important to join. आपको ये telegram ज़रूर से join करना है अगर आपको AMU के सारे papers का compilation चाहिए, ठीक है, या और भी कोई जो क्लासेस हैं उनके भी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड सॉल्व। AMU के क्वेश्चन पेपर्स में 70 क्वेश्चंस MCQ होते हैं, बाकी डिस्क्रिप्टिव होते हैं। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करनी है तो उसके भी क्वेश्चंस मैं कुछ कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following state was the first to establish पंचायती राज? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने पंचायती राज को फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिश किया था? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको इसको पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज राजस्थान। ओके, and these are the notes that Rajasthan was the first state to implement it. Nehru inaugurated Panchayati Raj in Andhra Pradesh on 11 October 1959. तो कहाँ पे इनैग्यूरेट हुआ था ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दशहरा के ओकेशन पे हुआ था और जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने किया था। द सिस्टम वॉज ग्रेजुअली एस्टैब्लिश्ड ऑल ओवर इंडिया। धीमे धीमे करके ऑल ओवर इंडिया में ये सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया। दिस सिस्टम वॉज मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाई मतलब चेंज किया गया था 1992 में, एंड 73rd अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो है मॉडिफाई किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, The Weberian model of social stratification has been used in the study of caste by S.C. Dubey, N. Madan, M.N. Srinivas या फिर आंद्रे बेते। सो ये क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था एंड इट इज डी, दैट इज आंद्रे बेते। ओके, दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। वेबर का जो मॉडल है उन्होंने फोकस किया था क्लास, कास्ट एंड पावर पे, एंड इनकी जो बुक है आंद्रे बेते की, इन्होंने भी नाम यही रखा है बुक का, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने तंजोर विलेज पे स्टडी की थी, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछता है। तो इन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन की जो स्टडी की थी वो तंजोर विलेज में की थी, ठीक है। और इसको हम लोग ये भी कहते हैं आंद्रे बेतेज ट्रिपर्टाइट मॉडल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। तो ट्रिपर्टाइट मॉडल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और आंद्रे बेते मैक्स वेबर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनको फॉलो करते थे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फॉर योर एग्जाम। Question number 3, a teacher is carrying out his duties has to respond to the expectation of his colleagues, students and guardians of the students. These people constitute for the teacher status set, role set, multiple roles, none of the above. देखो एक टीचर है और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, ठीक है। जैसे कि उसके कॉलीग के प्रति उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, उसके स्टूडेंट्स के प्रति उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, गार्जियन के प्रति उसकी कुछ ड्यूटीज हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स के गार्जियंस हैं, तो इनके अलग अलग जो ड्यूटीज हैं। एज अ टीचर इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टेटस सेट, रोल सेट, मल्टीपल रोल्स। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज रोल सेट, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये एक वुमेन है, ठीक है, इनके अलग अलग स्टेटस हैं। एज अ प्रोफेसर इनका अलग स्टेटस है, एज अ मदर इनका अलग स्टेटस है, एज अ वाइफ इनका अलग स्टेटस है, और एज अ रिसर्चर इनका अलग स्टेटस है। तो इन सारे स्टेटसेस को अगर हम मिलाएंगे तो दैट इज योर स्टेटस सेट, ठीक है। एंड रोल सेट क्या होता है? रोल सेट का मतलब होता है कि एज अ मदर इनके क्या क्या रोल्स हैं, एज अ प्रोफेसर इनके जो रोल्स होंगे, दीज आर हर रोल सेट,
ठीक है। अच्छा, मल्टीपल रूल क्या होता है? मल्टीपल रूल का मतलब है कि ये सारे जो रूल्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम मिला देंगे दैट इज योर मल्टीपल रूल्स। ओके, जब हम सिर्फ एक स्टेटस की बात करते हैं और वहां पर हम बहुत सारे रूल्स की बात करते हैं दैट इज योर रूल सेट, बट हम जब ओवरऑल रूल की बात करते हैं तो दैट इज योर मल्टीपल रूल। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट मल्टीपल स्टेटस करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेटस सेट होता है, रूल सेट होता है एंड देन मल्टीपल रूल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और काफी बार आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, राइट। Question number 4. Which one of the following is not an institution? Easy question. Marriage, policing, education, pickpocketing. The correct answer is D, of course. Pickpocketing is not an institution. Okay. Question number 5. Which one of the following is an example of ascribed status? Teacher, Brahmin, student, doctor. Ascribed status इसमें से कौन सा है? The correct answer is B, that is Brahmin. अस्क्राइब्ड स्टेटस को हम लोग कैसे पहचानते हैं? समथिंग यू आर बॉर्न विद और बॉर्न इनटू। ओके, ये देखो मैंने यहाँ पर नोट्स भी अटैच किए हैं। अचीव्ड स्टेटस जो होता है वो हमारी एबिलिटी, स्किल, एफर्ट्स उस पर डिपेंड करता है, यानी जो हम मेहनत करके बनते हैं दैट इज आवर अचीव स्टेटस, जो हमने अचीव करा है, राइट। अस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होता है? जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं, जिस स्टेटस में हम बॉर्न होते हैं। जैसे कि मेरा अस्क्राइब्ड स्टेटस है दैट आई एम अ वुमन, राइट। मेरी कास्ट हो गई मेरा अस्क्राइब्ड स्टेटस, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये है अस्क्राइब्ड स्टेटस। और अचीव्ड क्या है? जैसे मान लो मैं पीएचडी कर रही हूँ तो दैट इज माई अचीव्ड स्टेटस, दैट आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर, राइट। इफ आई एम अ टीचर देन आई एम अ टीचर बाई अचीव्ड स्टेटस, मैंने ये अचीव किया है ये वाला स्टेटस। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, आई होप आप लोगों को ये पता हो। जस्ट फॉर रिविजन आई एडेड द नोट्स बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 6. टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्रोसेसिंग सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, forestry sector and service sector. So tertiary sector, this question is not from sociology, it is a basic of economics. तो क्योंकि हम लोग सोशोलॉजी में ना बाकी के सोशल साइंसेस को भी पढ़ते हैं और आपका ये एक MA लेवल का एंट्रेंस है तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, राइट। नाउ आई नो इफ यू आर अ ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपको पता होगा दैट टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। बट एक बार हम लोग सारे सेक्टर को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि अगर किसी और सेक्टर से आ जाए क्वेश्चन तो आप कर लें, और अगर आपको नहीं पता था कि टर्शरी सेक्टर क्या होता है तो भी आपको पता चल जाए। देखो, इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, जिसमें हम लोग डायरेक्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, ज़्यादा प्रोसेसिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हम लोग अलग अलग पार्ट्स को लेते हैं और उनको कंबाइन कर कर एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ योर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में वो गुड्स आते हैं जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जो अलग अलग पार्ट से मिल के बने होते हैं। ठीक है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है? वो सर्विस सेक्टर होता है। जैसे आपका प्रोफेशन, जैसे अगर मैं टीचर हूँ तो मैं एक सर्विस सेक्टर में हूँ, अगर आप कार बनाते हैं तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर में हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में हैं, अगर आप डेयरी में हैं, फॉरेस्ट्री में हैं तो आप प्राइमरी सेक्टर में हैं। आई होप यहाँ पर तीनों सेक्टर आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ गए होंगे, बट एक बार टेक्निकली भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। सेकेंडरी सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, और टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर, जो आपके क्वेश्चन में आया था। ठीक है, दिस सेक्टर प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। याद रखना, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं? जैसे अगर हम लोग लेट्स से एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम लोग एक लैंड पे चीज़ों को उगाते हैं फिर उनको निकालते हैं, है ना। तो ये क्या है? लैंड को एक्सप्लॉइट ही करना है, राइट। किसी भी तरह से अगर आप उस नेचुरल चीज़ से छेड़छाड़ कर रहे हो दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। ओके, सेकेंडरी में क्या होता है कि हम लोग प्राइमरी सेक्टर की जो चीज़ें हैं उनको चेंज करके ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है कि यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे मान लो सेकेंडरी सेक्टर में मेरी फैक्ट्री है और मुझे फैक्ट्री में मैं कॉटन की फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, मैं कपड़े बनाती हूँ। तो अब कपड़े बनाने के लिए मुझे जो मशीन चाहिए और वो मशीन चलाने के लिए जो इंजीनियर चाहिए, ठीक है, तो वो जो इंजीनियर चाहिए मुझे वो क्या है? वो आएगा टर्शरी सेक्टर से।
समझ में आया? तो टर्शरी सेक्टर का काम क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को फैसिलिटेट करना। ओके, नाउ लेट्स से कि आप एक एग्रीकल्चर में काम करते हो, आपने अच्छा खासा प्रोड्यूस किया, ठीक है। नाउ आपको वो प्रोड्यूस भेजना है दूसरी सिटी में, तो आप उस सिटी को भेजने के लिए आपके पास कार नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप किसी कैब वाले से या किसी ऐसी एजेंसी से, ट्रैवल एजेंसी से बात करोगे और एक गाड़ी बुक करोगे। अब ये जो सर्विस है ये आपको कहाँ से मिली? ये मिली टर्शरी सेक्टर से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, कमेंट में टाइप करके या जैसे भी। नाउ दिस सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड यूज ट्रेडिशनल टेक्निक। याद रखना, जितना जितना मैं मार्क कर रही हूँ ना वो आपको याद करना है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज होता है, सेकेंडरी में बेटर टेक्निक्स होती हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं, और टर्शरी में भी बेटर टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको जो बताया था, इनकी भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो आप याद कर सकते हो। जैसे टर्शरी में क्या आ जाएगा? बैंकिंग आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, राइट। दिस सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन मोस्ट। याद रखना, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो प्राइमरी में है अभी भी, ठीक है, इंडिया जैसे नेशन में। और सेकेंडरी में कौन आते हैं? द सेक्टर हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। आप देखो कि सेकेंडरी सेक्टर में जल्दी जॉब नहीं मिलती है, लाइक कितने सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है ना। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? सेक्टर शेयरिंग इन एम्प्लॉयमेंट इन इंक्रीज। तो टर्शरी सेक्टर में यानी सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको तीनों सेक्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, पॉपुलेशन पिरामिड इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। द करेक्ट आंसर इज एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन एट अ टाइम, प्लीज रिमेंबर। Question number 8. This question is also repeated. A study of relation between organism and their environment is called ecology. Now you have to tell me in the comment section कि who coined the term ecology. Coin किसने किया है और father कौन है, ये सब मैंने लास्ट जो आपका क्लास था 2015 का पेपर उसमें मैंने बताया था। तो आपको मुझे ईयर के साथ बताना है कि किसने इकोलॉजी को कॉइन किया इन द कमेंट सेक्शन, ओके। Question number 9. The prohibition of सगोत्र marriage among the Hindu is an example of what? ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा confusion मैंने देखा था टेलीग्राम पे, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम जामिया में आया है इस साल 2024 में। तो कंफ्यूजन क्या है इसमें? देखो, सगोत्र मैरिज जो होती है दैट इज सेम गोत्र मैरिज, पहले भी मैंने बताया है ये बहुत बार, ठीक है। सेम गोत्र मैरिज जो है वो हिंदूज में बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है, और जब बिल्कुल मतलब समझ लो एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो उस वो हो जाता है हमारा इंसेस्ट टैबू, मतलब अलाउड ही नहीं है, समझ रहे हो। जैसे कुछ चीज़ें हमारे इंडियन सोसाइटी में, हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशन में होती है ना जो अलाउ ही नहीं होती हैं, वैसे ही ये है। तो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अलाउ नहीं होती वो इंसेस्ट टैबू होती हैं। तो सेम गोत्र में मैरिज दैट इज सगोत्र मैरिज इज नॉट नेवर अलाउड इन हिंदू मैरिजेस, ओके। सो यहाँ पर आंसर जो है वो डी ही होगा, दैट इज इंसेस्ट टैबू। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कम्युनिटी, फैमिली, विलेज, मैरिज, रेफ्यूजी कैंप? द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज रेफ्यूजी कैंप। प्लीज रिमेंबर, रेफ्यूजी कैंप इज नॉट अ कम्युनिटी, ओके। Question number 11. Which one of the following is known as the process by which cultural traits spread from one culturally distinct group to another? जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में कल्चर जो है वो यू कैन से स्प्रेड होता है, कल्चरल ट्रेट्स मतलब कल्चरल फीचर्स, वो जब स्प्रेड होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन, अकोमोडेशन, असिमिलेशन या फिर डिफ्यूजन? The correct answer is D, that is diffusion. Please remember. Question number 12. Which one of the following is not an indicator of cultural diversity? इसमें से कौन सा है जो कल्चरल डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है? रेस, क्लास, कास्ट, रिलीजन? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज क्लास। क्लास हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13. Who is of the view that caste and untouchability do not let Hindus act as a community? This is also a very important repeated question. बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में ये आ चुका है। डेविड हार्डिमन, बी आर अम्बेडकर, लुई दूमो या फिर एम एन श्रीनिवास? द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बी आर अम्बेडकर। Question number 14.
When an Indian couple prepares its daughter so that she is accepted in her husband's family after her marriage, it is a case of what? Socialization, anticipatory socialization, re-socialization, adult socialization. So ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था और इसमें काफी डाउट था कि इसका आंसर रीसोशलाइजेशन क्यों होगा, तो मैंने यहाँ पर ऐड भी कर दिया है। देखो इग्नू से मैंने ये लिया है एंड इग्नू में ये चीज मेंशन भी है, लास्ट में इन्होंने खुद ही यहाँ पर एग्जाम्पल में इसको दे रखा है। ठीक है, होता क्या है कि रीसोशलाइजेशन में आपको कुछ पैटर्न्स को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, और न्यू चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है। इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि रीसोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी में ऐसा नहीं होता है, एंटीसिपेटरी में आपको पुरानी चीजों को बिल्कुल छोड़ना नहीं होता है, आपको बस जो न्यू ग्रुप में आप जाने वाले हो उनकी चीजों को अडॉप्ट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि रीसोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, इन सब में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं शॉर्ट में इस पे वीडियोस बनाऊं ताकि एक बार में आप लोगों को क्लियर रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, which was the first ever committee to be formed on पंचायती राज। तो पंचायती राज तो ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी। याद रखना इसमें से सबसे पहले जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ही बनी थी। ठीक है, एंड ये बनी थी, ईयर भी याद कर लो, 1957। ओके, एंड सिंह, एल एम सिंघवी की कमिटी जो है, एल एम सिंघवी कमिटी, इनका भी आप ईयर लिख सकते हो, दैट इज 1986। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, अ प्रोसेस बाय विच कल्चरल बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस। कल्चरल बोरोइंग एंड लेंडिंग मतलब कि एक कल्चर है, एक ग्रुप है, मान लो ए, एक ग्रुप है बी, तो मतलब कुछ ट्रेड्स इसमें जा रहे हैं बी से ए में, कुछ ए के जा रहे हैं बी में, तो दोनों तरफ से ये चीज चल रही है, बोरोइंग एंड लेंडिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिमिलेशन, ए कल्चरेशन, इन कल्चरेशन या फिर डिफ्यूजन। सो द करेक्ट आंसर is B, that is acculturation. Okay. Question number 17. The book The Sociological Imagination is written by Parsons, Brewer, Eliot, Cyril Mills. The correct answer is D, that is Cyril Mills. Easy question. Now question number 18. Dash are general abstract moral principle defining what is right and what is wrong. बहुत बार मैं ये चीज पढ़ा चुकी हूँ, वैल्यूज, फोकवेज, सैंक्शंस, रूल्स। क्या चीज इसमें से आपको ये बताता है दैट इज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एंड जनरल एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब आपको ये हर सोसाइटी में मिल जाएंगे, लाइक मॉरल प्रिंसिपल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज वैल्यूज। वैल्यूज हमारी हमेशा जनरल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कॉन्स्टिट्यूट द ट्रेजरी ऑफ आवर सोशल हेरिटेज, नॉर्म्स, फोकवेज, कस्टम्स, लॉज। Now this question I felt has a problem. That problem is कि इसमें क्या होगा आंसर आपके हिसाब से, आप मुझे बताओ। ट्रेजरी ऑफ आवर सोशल हेरिटेज, सोशल हेरिटेज में क्या हो सकता है? नाउ जो सबसे रिलेटेबल हो सकता है दैट इज फोकवेज, पर कस्टम भी हो सकता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग विद बी। मेरे हिसाब से फोकवेज है जो ज्यादा सोशल हेरिटेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डैश एक्सेप्ट्स द वैल्यू ऑफ ऑल कल्चर। इसमें से कौन सा है जो सारे कल्चर की वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है? द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कल्चरल रिलेटिविज्म। एंड एक चीज और आपको याद रखनी है कि एथनोसेंट्रिज्म और जेनोसेंट्रिज्म क्या होता है। देखो एथनोसेंट्रिज्म तो आपको सबको पता है कि अपने कल्चर को सुपीरियर मानना, अपने कल्चर की वैल्यू करना। पर जेनोसेंट्रिज्म क्या होता है? ये तब होता है जब वन हैज प्रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन कल्चर, राइट। जैसे आप लोग कहते हो ना, इंडिया में कुछ नहीं हो पा रहा है ना, फॉरेन में ही सब कुछ हो पा रहा है, फॉरेन ही में रह लो इससे तो अच्छा। ये सब क्या है? ये सब जेनोसेंट्रिज्म के एग्जांपल्स हैं। जब आपको अपने से ज्यादा दूसरे का कल्चर बेटर लग रहा है तो आप एक जेनोसेंट्रिक माइंडसेट में हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, द बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बिलोंग टू व्हाट? आर.के. मर्टन, Talcott Parson. Now this is also a question we have done in the last paper and correct answer is A. मैंने वहां पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी थी जो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने क्या बताया था लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 22, द मेंबर ऑफ लोअर मिडिल क्लास अडॉप्ट दिस पोस्टुलेट। नाउ इस क्वेश्चन को मैंने काफी सर्च किया एंड द आंसर दैट आई एम गोइंग विद इन दिस इज ए, दैट इज रिचुअलिज्म। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इस टॉपिक को नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको पढ़ाने में फिर टाइम जाएगा और आपको समझ में भी इतनी जल्दी नहीं आएगा।
तो मैं ना इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं कुछ शॉर्ट वीडियोस पे काम कर रही हूँ, वो मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। नाउ इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी। अ लिस्ट ऑफ प्री सेट क्वेश्चन टू विच रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू सप्लाई द आंसर। देखो, क्वेश्चन की लिस्ट है और बोला गया है आपसे कि इसको फिल करो। अब देखो, शेड्यूल भी हो सकता है, क्वेश्चनियर भी हो सकता है। शेड्यूल में क्या होता है कि जो भी रिसर्चर होता है या जो भी इंसान होता है वो आपके सामने होता है, वो खुद फिल करता है और आप उसको बता रहे होते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज यू हैव टू डू इट। क्वेश्चनियर में ऐसा नहीं होता है, सो ए भी हो सकता है यहाँ पर और डी भी हो सकता है। बट आई थिंक बिकॉज यहाँ पर लिखा है कि अ लिस्ट ऑफ प्रीसेट क्वेश्चन टू विच रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू सप्लाई द आंसर, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी ही होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल में तो जो इंसान है, वो जो रिसर्चर है, वो खुद फिल कर रहा होता है आंसर्स, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और रिसर्च करना और मुझे कमेंट में बताना क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। प्रिवेंटिव चेक ऑफ माल्थus डज नॉट इंक्लूड व्हाट? सेलिबेसी, प्रीमेच्योर डेथ, लेट मैरिज, मॉरल रिस्ट्रेंट। तो हमें पता है माल्थus जो हैं वो पॉपुलेशन में हम लोग इनको पढ़ते हैं, इन्होंने कुछ प्रिवेंटिव चेक दिए थे, दैट इज अपनी तरफ से जो चीज़ें हम कर सकते हैं पॉपुलेशन को कम करने के लिए। सो प्री मेच्योर डेथ की बात इन्होंने नहीं की थी, बाकी सारी बातें इन्होंने की थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 25। नाउ दिस इज लाइक favorite question of every university, every exam agency, कि magic was called as what? Sister of science by Fraser। बहुत ही गाली गलौज वाला क्वेश्चन है ये। The correct answer is A, that is bastard। मैजिक को फ्रेजर ने बोला था bastard of, sorry, bastard sister of science, ठीक है। Question number 26. Which one of the following theories support the view that inequality is not only endemic but also necessary? Structural, conflict, इंडोलॉजिकल या फिर फंक्शनलिस्ट? सो इनइक्वालिटी जो है वो एंडेमिक ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी है। तो इस तरह की बात कौन करते हैं? इस तरह की बात फंक्शनलिस्ट करते हैं। फंक्शनलिस्ट के लिए जो है वो सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं उनको लगता है, मतलब उनका ऐसा मानना होता है कि सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है वो फंक्शनलिस्ट की होती है। फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इंडोलॉजी पे भी बनाया है और कॉन्फ्लिक्ट पे भी बनाया है। तो अगर आपको नहीं पता इन सब के मीनिंग तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं इसमें अटैच कर दूंगी इसी वीडियो में, तो आप लोग वो देखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरलिस्ट पे मैंने नहीं बनाया है वीडियो, तो मैं जल्दी उसे भी कवर करूंगी। क्वेश्चन नंबर 27। The biological incapacity to reproduce is usually called what? Celibacy, fertility, fecundity या फिर infecundity? Now you all know the correct answer is incapacity पूछा है। The correct answer is D, that is infecundity। fecundity का मतलब क्या होता है? Capacity to reproduce, and infecundity का मतलब क्या होता है? Incapacity to reproduce, okay? Question number 28. Max Weber's approach to the study of social stratification is what? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। The correct answer is 3-dimensional, that is option number C। 3-dimensional में he talks about what? Class, status and power। And आंद्रे बेते ने भी इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर उसको स्टडी किया था, मतलब इसी मेथड को अपनाया था उन्होंने, इसी अप्रोच को, ओके, इंडियन पर्सपेक्टिव में। बट क्वेश्चन नंबर 29। हु गेव द नेम सोशल फिजिक्स टू सोशियोलॉजी? वी ऑल नो इट्स ऑगस्ट कोंथ। क्वेश्चन नंबर 30। इसमें से कौन सा है जो एसोसिएशन नहीं है? चर्च, ट्रेड यूनियन, टेनिस क्लब या फिर कास्ट सिस्टम? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कास्ट सिस्टम, एंड कास्ट सिस्टम इज योर इंस्टीट्यूशन, ओके। Question number 31. The book Economy and Society is written by Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, Ceret Mills। The correct answer is B, that is Max Weber। इन सभी thinkers की जो books हैं वो आपको पता होनी चाहिए, question books and authors से आते हैं। Now किसने cyclic theory of change हमें दिया है? दरखाइम, सोरोकिन, डेरेनडॉर्फ या फिर से दरखाइम, ओके, दो बार दरखाइम। द करेक्ट आंसर हियर इज सोरोकिन। बट याद रखना, अगर सोरोकिन और स्पेंगलर साथ में है तो हम लोग स्पेंगलर के साथ जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना ना। यहाँ पर देखो मैंने अटैच कर दिया है, तो आप इसे पढ़ लेना। इसमें सारे ही थ्योरीज जो हैं सोशल चेंज की, उनके थिंकर्स हैं। एवोल्यूशनरी में आते हैं ऑगस्ट कोंथ, एल एच मॉर्गन,
हर्बर्ट स्पेंसर। कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं मार्क्स, कोजर, डेरेनडॉर्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक थ्योरी, ये देखो सबसे पहले आते हैं ऑस्वर स्पेंगलर, देन टॉइनबी, देन सोरोकिन। ओके, सो ये चीज याद रखना। देन परेटो। फंक्शनिस्ट में आ जाते हैं टालकर पार्सन एंड ऑकबर्न। और ये जो है ये है सोरोकिन का दिया हुआ साइक्लिकल चेंज जो अभी हम लोग देख रहे थे, सोशल चेंज। इसमें ये बात करते हैं सेंसेट, आइडियलिस्टिक और आइडिएशनल की। अभी आप लोग खाली इसका नाम याद रखो क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं इस पर डिटेल जब पढ़ाऊंगी थ्योरी सोशल चेंज पे तो वहां पर आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी के लिए खाली नाम याद रखो। कल्चर में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेंसेट पहले है कि आइडियलिस्टिक पहले है। अच्छा, इसको मैं ऐसे शॉर्ट में तुम्हें बता देती हूँ कि इनका कहना था कि जो सोसाइटी होती है वो भी एक इक्विलिब्रियम की तरह होती है। कभी उसमें सेंसेट होता है, दैट मीन्स एक हाई पॉइंट चल रहा होता है, कभी आइडिएशनल होता है, लो पॉइंट चल रहा होता है। अब हाई लो उन्होंने नहीं बोला था, तुम चाहो तो किसी को भी मान सकते हो, बट कहने का मतलब इनका ये था कि सोसाइटी एक टाइम के बाद अपने आप आइडियलिस्टिक स्टेज पे आ जाती है, दैट मीन्स सेंटर इक्विलिब्रियम में सोसाइटी आ जाती है। ठीक है, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, मैं जब इसे एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगी नोट्स के साथ वहां पर हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, Question number 33. A hypothesis that suggests that there is no relation among variable under study. अगर दो वेरिएबल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो वो कौन सा हाइपोथेसिस होता है? कंफर्ट हाइपोथेसिस, जीरो हाइपोथेसिस, कॉन्फ्लिक्ट हाइपोथेसिस या फिर नल हाइपोथेसिस? The correct answer is D, that is null hypothesis. Question number 34. Elite who follow method of force are known as what? We know that when we study elite theory तो वहां पर हम लॉयंस और फॉक्सेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट? सो द करेक्ट आंसर हेयर इज लॉयंस। लॉयन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। मेथड ऑफ फोर्स जो एलिट्स यूज करते हैं उनको हम लॉयंस कहते हैं एंड दिस थ्योरी इज गिवन बाय परेटो। विल्फ्रेडो परेटो की थ्योरी जब हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ एलीट, वहां पर हम इसको पढ़ते हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 35. विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? इसमें से कौन सा है जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का पार्ट नहीं है? रिलीजन, क्लास, कास्ट या फिर जेंडर? सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रिलीजन। रिलीजन को हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में नहीं रखते हैं क्योंकि रिलीजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हायरार्की। ओके, क्वेश्चन नंबर 36. कल्चरल लैग, हमेशा ये क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। द करेक्ट आंसर इज ऑकबर्न। ऑकबर्न ने दिया है कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट और ये क्या होता है ये ऑलरेडी मैं चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, तो अगर आपको नहीं पता तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 37. A status group according to Max Weber is characterized by occupation, educational background, lifestyle या फिर family background. So the correct answer here is C, that is lifestyle. We all know that status group के बारे में Max Weber कहते हैं that it is very important that अगर आपको एक status group का part होना है तो आपको अच्छी prestige, social honor and popularity वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, इस बारे में ये बात करते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर जो है वो लाइफ चांसेस की बात करते हैं, विच इज मोर लाइक यू कैन से अ टॉपिक जिसमें कि इट रिफर्स टू द अपॉर्चुनिटीज ईच इंडिविजुअल हैज टू इम्प्रूव देयर लाइफ। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इसको ये इन्होंने बोला था लाइफ चांसेस। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। साथ में इसका जो जर्मन ट्रांसलेशन है इसको भी एक बार देख लेना आप, क्योंकि क्वेश्चंस ना इस तरह के भी पूछ लेते हैं कि जर्मन में इस वर्ड का क्या मतलब था अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। सो यू शुड नो दैट इट मीन्स लाइफ चांसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 38. Shaking hands, eating 4 meals a day, greeting, etc. are examples of what? Folkways, customs, habits या फिर etiquette. Now, please remember that यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कस्टम, क्योंकि कस्टम जो होते हैं वो हमारे जो डेली एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं या यू कैन से कंटिन्यूअस होते हैं, रिपीटेड होते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव होते हैं। देखो हैबिटस और डी तो नहीं होगा, फोकवेज और कस्टम में कंफ्यूजन हो सकता है। नाउ यू आर ईटिंग 4 मील्स अ डे एवरी डे ना, आप एवरी डे ही खाओगे 4 मील्स अ डे, है ना? किसी से शेक हैंड करोगे तो हमेशा ही करोगे जब भी मिलोगे, ग्रीटिंग करोगे, राइट? तो दीज आर लाइक कंटिन्यूड थिंग्स, continuous और यू कैन से रिपीटेड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो कस्टम होगा। ठीक,
मैंने काफ़ी सर्च किया था, इसके बाद ही मैंने डिसाइड किया है दैट द करेक्ट आंसर शुड बी कस्टम। बट अगर आपको लगता है फोक क्विज होगा तो आप मुझे बता सकते हैं क्यों होगा फोक क्विज, ठीक है। आई एम ऑलवेज ओपन टू करेक्ट माई आंसर्स, यू कैन टेल मी इन दी कॉमेंट सेक्शन। Question number 39. Who explained the process of socialization in terms of ID, ego and superego? Now I have made the video on theories of socialization. It is important कि आप उसको देखें क्योंकि वहाँ पर मैंने सारी जो important theories हैं उस पर बात की है। The correct answer is B, that is Sigmund Freud. Sigmund Freud जो कि हमारे एनालिसिस वाले हैं, साइको एनालिसिस वाले थिंकर हैं, इन्होंने बात की थी सोशलाइजेशन की थ्योरी में आईडी, ईगो और सुपर ईगो पे। Question number 40. Organic society is characterized by repressive laws, competition, restitutive या फिर homogeneity. Now यहाँ पर confusion हमेशा होता है, दरखाइम का क्वेश्चन है ये पहली बात तो। This question is from, तो confusion ये होता है कि मैकेनिकल सॉलिडारिटी जिसकी ये बात करते हैं और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, तो इसमें से ट्रेडिशनल कौन सी है एंड मॉडर्न कौन सी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि MNOP, ठीक है। तो M पहले आता है ना ABCD में, इसीलिए जो पहले आता है वो हो जाएगा आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी या फिर ट्रेडिशनल सॉलिडारिटी, ठीक है। और O बाद में आता है तो वो हो जाएगा आपका मॉडर्न। आई होप ये ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक यहाँ पर मतलब क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी की बात हो रही है तो मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह का लॉ होता है जो कि हमें दुर्खाइम में हम पढ़ते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज रेस्टिट्यूटिव लॉ। रिप्रेसिव लॉ क्या होता है अभी हम लोग आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पर देखो अटैच कर दिया है, ये है रिप्रेसिव लॉ एंड ये है रेस्टिट्यूटिव लॉ। मैकेनिकल सॉलिडारिटी मतलब जो पहले की सोसाइटी होती थी ट्रेडिशनल सोसाइटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। रिप्रेसिव लॉ मतलब क्या होता है कि इन्वॉल्व्स वायलेंट सैंक्शंस एंड एम्स टू पनिश और डिस्ट्रॉय द रूल वायलेटर। यानी अगर मान लो अगर आपने थोड़ा सा भी रूल ब्रेक कर दिया है तो आपको इतना ज़्यादा यू कैन से गंदी पनिशमेंट दे देंगे कि आपका एक हाथ काट दिया जाए या फिर आपने कोई गलती कर दी तो आपका एक पैर काट दिया जाए, है ना। ये क्या है, ये रिप्रेसिव लॉ है। और आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं ये रूम जरूर होता है कि आप इम्प्रूव हो सकें, आपको ऐसी पनिशमेंट दी जाए जहाँ पर आप अगर चेंज होना चाहते हैं तो आप चेंज होकर एक इंडिविजुअल वापस आपकी जैसी लाइफ थी आप उसमें वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा यू कैन से क्रूअल टाइप के आपको पनिशमेंट से नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह का आपने क्राइम किया होगा उस तरह की आपको पनिशमेंट मिलेगी, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसा भी आपने छोटा भी क्राइम किया हो या बड़ा भी क्राइम किया हो उसकी पनिशमेंट जो है वो बहुत ही सिवियर और बहुत ही भयानक होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41. द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द ब्लड टाई इज कॉल्ड व्हाट? वी ऑल नो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कॉन्जेंग्यूनस। एंड मैरिज के बेस पे जब रिलेशनशिप होता है तो उसे कहते हैं एफिनल। बहुत बार ये चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 42. सुसाइड विच अकर्स व्हेन इंडिविजुअल इज हाईली इंटीग्रेटेड इनटू द लार्जर सोशल यूनिट। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक डायग्राम शेयर किया है बहुत बार, वहीं से ये क्वेश्चन हो सकता है। पूछा है कि ज़्यादा हाईली इंटीग्रेटेड मतलब हाई इंटीग्रेशन की वजह से कौन सी सुसाइड होती है। सो what would be the correct answer? The correct answer is D, that is altruistic. याद रखना हाई इंटीग्रेशन की वजह से अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होता है और इसी का जस्ट अपोजिट यानी लो इंटीग्रेशन वाला होता है ईगोइस्टिक। तो ये भी याद करना, ठीक है। इसमें जो मैंने डायग्राम दिया था आप अगर उसको अपने दिमाग में रखोगे तो आप ये वाले क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से कर लोगे, ओके। Question number 43. The figure that most frequently occurs in a given set of data, again a repeated question. The correct answer is A, that is mode. Now देखो guys, जो questions बहुत ज़्यादा repeat होते हैं मैं उन पे ज़्यादा time नहीं दूंगी क्योंकि already मैंने बहुत सारे papers solve कर रखे हैं, ठीक है। और हर वीडियो में मैं अगर एक जैसी बात करूंगी then what is the point, right? सो आपको सारे वीडियो देखने हैं, सारे जो पहले मैंने सॉल्व कर रखे हैं वो भी आपको देखने हैं, ओके। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इस क्वेश्चन पे तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुकी हूँ पहले के वीडियोज़ में, ठीक है। नाउ इंडोलॉजी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था लास्ट ईयर। द स्टडी ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर इज योर इंडोलॉजी, ठीक है। जीएस घूरे वगैरह हम लोग इंडोलॉजी में रखते हैं और उसमें पढ़ते हैं। Question number 45. This is also repeated question. To marry a woman of a higher caste is called what? Sororate, hypogamy, hypergamy, exogamy. The correct answer is B, that is hypogamy और इसी का opposite होता है hypergamy.
क्वेश्चन नंबर 46, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज एरिया से कोई मतलब नहीं है, एरिया इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, डेमोग्राफी कौन कहाँ से आया है, वर्ड का ओरिजिन पूछा है आपसे। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ग्रीक ओरिजिन। ओके, ना यहाँ पर देखो, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम टू एंशियंट ग्रीक वर्ड्स, डेमोस मीनिंग द पीपल एंड ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग अबाउट और रिकॉर्डिंग समथिंग। ठीक है, सो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डेमोस का क्या मतलब है या फिर ग्राफी का क्या मतलब है, राइट। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following approach views health as an absence of disease, बायोमेडिकल, साइकोसोशल, इकोलॉजिकल या फिर होलिस्टिक। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बायोमेडिकल। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट सैनिटरी अवेकनिंग टुक प्लेस इन, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज इंग्लैंड। नाउ सैनिटरी अवेकनिंग था क्या, देखो, अनदर हिस्टोरिक माइलस्टोन इन द एवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन। याद रखना, आपके जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें पब्लिक हेल्थ का टॉपिक है, तो ये वाला क्वेश्चन वहीं से आया है। इट इज फ्रॉम योर पब्लिक हेल्थ। ठीक है, थोड़ा सा आप इसके बारे में, अगर पब्लिक हेल्थ के बारे में पढ़ना है आपको, तो आप जो नर्सिंग वाला सोशोलॉजी होता है वहाँ से आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे ये सब अच्छे से दिया होता है। ठीक है, तो ये मेडिसिन के एवोल्यूशन के टाइम पे आया था, दैट इज ग्रेट सैनिटरी अवेकनिंग विच टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन द मिड 19th century and gradually spread to other countries. The 18th century sparked the numerous problem, creation of slum, overcrowding with all its ill effects, accumulation of filth in cities and towns, high sickness and death rate, especially among women and children, infectious disease like tuberculosis, industrial and social problems, the mean age। ओके, तो ये एक ऐसा टाइम है मतलब जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही थी। ठीक है, और आई थिंक इसका मतलब यही है कि यू कैन से कि किस तरह से हाइजीन एंड ऑल का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करोगे सब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यूनानी सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान, ईरान, इजिप्ट, ग्रीक। नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, दैट इज ग्रीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, who said that the power of population is indefinitely greater than the power of earth to produce subsistence for man? Now this is the theory of Malthus। Malthus की जो population theory है उसमें इन्होंने ये बात की है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, चैनल पे है, तो प्लीज उसे जाके देखो। पुश एंड पुल फैक्टर पे भी क्वेश्चन आ चुका है। पुश एंड पुल फैक्टर जो है वो माइग्रेशन से रिलेटेड होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव फैक्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपको फोर्सफुली माइग्रेट करना पड़ता है, वो होते हैं पुश फैक्टर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, जब आपको फोर्सफुली लीव, फोर्स लीव, ठीक, तो जब आपको फोर्सफुली लीव होना पड़ता है जगह से तो वो पुश फैक्टर होते हैं। और पुल फैक्टर्स का मतलब होता है दैट यू आर अट्रैक्टेड। ठीक है, अगर आप माइग्रेट कर रहे हो इस रीजन से कि आपको नाइट लाइफ चाहिए, आपको क्लब्स वगैरह अच्छे लगते हैं और आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्लब्स नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पुश फैक्टर, दिस इज अ पुल फैक्टर, क्योंकि कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए आप माइग्रेट कर रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 53, द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस ऑफ इंडिया वाज अंडरटेकन इन, ईयर बताना है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1881। क्वेश्चन नंबर 54, infant belong to age group of what? 0 1 0 1 2 3 4 या फिर 0 to 18 months। Okay, the correct answer is A, that is 0 to 1। Please remember। Question number 55, now in terms of size of population India occupies, अब I think ये change हो गया होगा and it is a correct, I think current oriented question, right। अभी का क्या होगा, you have to go and search, so I will give this question homework। now this is your work, आपको मुझे बताना है comment section में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सबका बताना है आपको, फर्स्ट पोजीशन का भी और फोर्थ पोजीशन का भी, फर्स्ट से लेके फोर्थ तक जो जो पोजीशंस हैं कंट्रीज की, आपको मुझे वो बताना है पॉपुलेशन के केस में। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद भी, और मुझे जो मिल रहे थे आंसर्स वो सही नहीं थे। सो दिस क्वेश्चन आई एम कीपिंग इन डाउट, क्योंकि मुझे और ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई भी ढंग का सोर्स नहीं मिला। तो आप लोग भी अपने एंड से इसको सर्च करना, अगर कुछ पता चले तो आप मुझे बताना। ठीक है, question number 57, belief, attitude and practice of classifying people of society into we and they promotes what? Social cohesion, pluralism, national integration, hate, conflict and violence।
सो प्लूरलिज्म भी नहीं होगा, हेट, कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस भी नहीं होगा। ये तो है जिसमें कंफ्यूजन था। सो आई एम गोइंग विथ सी, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि वी दे ये वाली फीलिंग नेशनल और नेशन वाली ही होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, which one of the following article of Indian Constitution guarantees that every citizen has the right to profess, propagate religion of his her choice? What would be the answer? The correct answer is C, that is Article 25. Now बाकी के आर्टिकल्स भी आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन से हैं। हिंदुइज्म इज व्हाट? प्रोफेटिक रिलीजन, अ वर्ल्डली रिलीजन, हिस्टोरिकल रिलीजन या फिर amorphous religion? Now this question is also very problematic because C भी हो सकता है और B भी हो सकता है, but because थोड़ा बहुत सर्च जो मैंने किया इंटरनेट पे उसमें मुझे बी ही लग रहा था आंसर, सो आई एम गोइंग विद बी। ठीक है, इट इज़ अ वर्ल्डली रिलीजन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी वेग हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु कंस्ट्रक्टेड हरि मंदिर, जिसको हम लोग गोल्डन टेम्पल कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज गुरु अर्जुन देव। ओके, तो रिलीजन के आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं लाइक योर जी के पार्ट। Okay, Buddhism and Jainism can best described as what? Monotheistic religion, prophetic, protest, worldly. So the correct answer here is B, that is worldly. Question number 62. The last prophet of Islam was born in 5th century, 7th century, 6th century या फिर 8th century. So the correct answer is A, that is 5th century. Okay. Question number 63. Now these are all factual and GK based questions. In which of the following state the population percentage of Muslim is next to Jammu and Kashmir? So जितना मैंने सर्च किया I found that it should be C, that is Kerala. You can tell me in the comment section अगर आपको कुछ और मिलता है इस पे। Okay, this is more of like a GK question, तो आप मुझे सर्च करके बताइएगा। ठीक है, Question number 64. The theory explaining the origin of religion in the belief in soul is called what? Naturism, animism, monotheism, totemism नहीं, totemism होगा। ठीक है, so the correct answer here is B, that is animism. एक चीज और आपको याद रखनी है कि एनिमिज्म के बारे में बात करते हैं E.B. टाइलर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, Question number 65. Article 45 under the directive principle of state policy in the Indian Constitution provides for right of minority to establish educational institution, free and compulsory primary education, education for weaker section of the country, giving financial assistance to weaker students. The correct answer is B, that is free and compulsory education. Now you have to prepare fundamental right chapter and DPSP chapter फ्रॉम योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। ये 3 चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और हाँ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो है ही, वो भी आप पॉलिटी से ही कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 66. Which article of Constitution of India empowers minorities to establish and administer educational institution of their choice? The correct answer is B, that is Article 30. Question number 67. OBC consists mainly of, the correct answer is B, that is middle caste. Question number 68. Preference of son over daughter indicates what? Of course, the correct answer is C, that is patriarchal values, यानी कि male dominated society. Question number 69. Who is the present chairman of National Commission of Minority? Now present पूछा है तो of course आपको इसमें से options देखने की जरूरत नहीं है, आपको 2024 के बताने हैं मुझे comment में। तो ये वाला question भी मैं homework में दे रही हूँ। 2 question है जो homework में है जो आपको मुझे search करके बताने हैं। एक तो population wise कौन सी country फर्स्ट पे है, सेकंड पे है और थर्ड पे है, फोर्थ पे है। ठीक है, और इसके अलावा आपको मुझे ये भी बताना है कि चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का, करेंटली अभी कौन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70. अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, रिलीजन कंसिस्ट इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन, we all know that Durkheim talks about the sacred and the profane. So these were your 70 questions. अगर आपको बाकी के जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर से चेक करिएगा। मैं वहाँ पर खुद भी क्वेश्चंस पोस्ट कर रही हूँ और साथ में जो PYQs हैं उसका PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हो। 5 years के PYQ आपको मिल जाएंगे। दैट मीन्स 50 क्वेश्चंस वहाँ पे हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो PYQ के। ओके, So that's it for today guys. I hope you like the AMU questions and काफ़ी ज़्यादा तो पुराने वाले से मैच हो रहे थे, तो इतने कोई नए क्वेश्चन नहीं थे। तो अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे मैं वो आपको बता देती हूँ। हम लोग 2021 का पेपर अब स्टार्ट करेंगे। 2021, 2 एंड 2023 ये 3 पेपर मेरे पास हैं। ठीक है,
तो अब हम लोग उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। उसके बाद और भी कंटेंट है जो मुझे नेट वालों के लिए अपलोड करना है, तो हम लोग उसके बाद से नेट के लिए कुछ क्लासेस हैं जो हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड आप सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट। नाउ मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मैम ये ज्वाइन बटन का क्या खेल है, तो ज्वाइन बटन के बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या है क्या नहीं, ठीक है। अभी उसको ज्वाइन मत करना क्योंकि अभी ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो अलग से पेड स्टूडेंट वालों के लिए हो, तो अभी मत ज्वाइन करना, जब मैं बताऊंगी तब ज्वाइन करना, ओके। एंड सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट एंड यू लाइक द वे आई टीच और इट हेल्प्स यू। दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम ही है जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन पीडीएफ्स एक्स्ट्रा थिंग्स मिलेंगी, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम। अगर आपको कोई भी डाउट है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी, तो आप मुझे यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप लर्निंग।